हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। और इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ से विद्युत युक्तियाँ प्रारंभ हो रही हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स लॉ से। पिछले चैप्टर में भी हमने हालांकि छोटे से सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े हुए थे, और उन इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे ओम्स लॉ की हेल्प से, ठीक है ना। क्योंकि उनमें जो रेजिस्टेंस यूज हम कर रहे थे, उनका जो क्रम होता था, चाहे वो पैरेलल में लगे हों चाहे वो सीरीज़ में लगे हों, वो क्रम हमें अलग से स्पष्ट दिख रहा होता था। तो उस क्रम के बेसिस पे हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ी इजीली निकाल सकते थे। सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये ओम्स लॉ की हेल्प से बड़े आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन अब हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसे जटिल सर्किट पढ़ने वाले हैं, जिनमें रेजिस्टेंस का जो सीक्वेंस होगा, जो उनका क्रम होगा, वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सीरीज़ में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं। तो जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए या फिर करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, ये जानने के लिए हम वहाँ यूज किया करेंगे किरचॉफ्स लॉ को। तो किरचॉफ्स लॉ हर एंगल से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्टली किरचॉफ्स लॉ भी पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में, या फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाने की बहुत संभावना होती है इसके बेसिस पे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, हम उनको सीधे यही बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को कई बार किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोल देते हैं, या फिर इसको कई बार किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल देते हैं। शॉर्ट में अगर इसको बोला जाए तो KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो पहले उन छोटी छोटी परिभाषाओं को एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन है इसमें ब्रांच, कि किसी भी सर्किट में ब्रांच का क्या मतलब होता है। मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का एक सर्किट बना हुआ है, सपोज करें। ठीक है, अब ब्रांच का क्या मतलब होता है, मान के चलिए सेल से 4 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, ठीक है ना। 4 एम्पियर की धारा यहाँ से निकलती है, और यहाँ आके उस करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं। मान के चलें ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जो जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो हो सकता है 4 एम्पियर करंट यहाँ आके 3 और 1 में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। अब ब्रांच का मतलब होता है कि कोई भी सर्किट का वो पार्ट, वो भुजा या वो भाग जिसमें एक जैसा करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं अपन, A B C D E और F। अगर ध्यान से देखा जाए तो पॉइंट B से हम स्टार्ट करें, B C D E, इस पार्ट में, इस भुजा में एक जैसा करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ तक E तक 1 एम्पियर ही बना रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ना सर्किट का, वो एक ब्रांच है इसकी, वो एक शाखा है। ऐसे ही BE, ये दूसरी शाखा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक जैसा करंट यानी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इसकी दूसरी ब्रांच है। यहाँ ये 3 एम्पियर और उधर से 1 एम्पियर, दोनों मिलके वापस 4 एम्पियर करंट बना देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक फिर से 4 एम्पियर करंट बना रहा है, तो अपन इसको एक और ब्रांच कह सकते हैं। तो एक ब्रांच तो ये हो गई सर्किट की, एक दूसरी ब्रांच ये है, एक तीसरी ब्रांच ये है। तो ब्रांच का मतलब कोई भी सर्किट का वो भाग या वो पार्ट जिसमें एक जैसा करंट अगर फ्लो होता है, तो उसको हम उस सर्किट की एक ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। वो एक शाखा हो गई इसकी। दूसरी डेफिनेशन अपन लेके चलेंगे जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है कोई भी सर्किट का वो पॉइंट जिस पर कई सारी अलग अलग ब्रांचेस आके मिलती हैं। जैसे मैं इस पॉइंट को लेके चलूँ,
ये वाली ब्रांच इस पॉइंट पे आके मिल रही है, ये वाली ब्रांच इस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रही है, ये वाली ब्रांच भी इस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रही है, तो मैं इस पॉइंट को सर्किट का एक जंक्शन बोलूँगा, एक संधि है, ठीक है ना। जंक्शन मतलब संधि, ये एक संधि है। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक जंक्शन, ये भी एक संधि बोली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच ये मिल रही है, दूसरी ये मिल रही है और तीसरी ये मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं जंक्शन नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो एक ही ब्रांच है। अलग अलग धाराएं आके जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसको हम ब्रांच बोलते हैं। जैसे ये एक ब्रांच है किसी सर्किट की, इसमें 5 एम्पीयर करंट आ रहा था, एक और वायर है ये वाला, केवल ये 2 वायर हैं, 2 ब्रांच हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो अगर उधर से 5 एम्पीयर करंट आ रहा है तो ये 5 एम्पीयर करंट ही अब यूँ जाएगा, तो ये तो एक ही ब्रांच हो गई। हालांकि 2 अलग ब्रांच के मिलने से ये बनी है, लेकिन ये तो एक ही ब्रांच हो गई, क्योंकि एक जैसा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कोई जंक्शन या कोई संधि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जंक्शन के लिए कम से कम 3 ब्रांचों का एक पॉइंट पर ज्वाइन होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर एक और ब्रांच, एक और तार होता, हो सकता है यहाँ से 3 एम्पीयर धारा यूँ आ रही होती तो ये 8 एम्पीयर करंट ये हो जाता, तब मैं इसको कह सकता था कि ये एक जंक्शन है, ये एक संधि है। तो सिंपली आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जिस पे 3 या 3 से ज़्यादा शाखाएं या ब्रांचेस आके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम उस सर्किट का एक जंक्शन कहते हैं। तो इस सर्किट में केवल 2 जंक्शन, केवल 2 संधियाँ हैं, एक ये और एक ये, इसके अलावा और कोई जंक्शन इसमें है नहीं, ठीक है ना। यहाँ ये वाली भुजा दोनों सेम है, यानी दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कोई जंक्शन नहीं है, केवल ये जंक्शन है जहाँ से कम 3 शाखाएं आके मिलती हैं। ये तो डेफिनेशन होगी जंक्शन की। इसके बाद में अगली डेफिनेशन लेके चलेंगे, नेटवर्क। नेटवर्क, ब्रांच यानी कि शाखा, जंक्शन यानी कि संधि, नेटवर्क यानी कि जाल। ये भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क का एक सिंपल सा एक ऐसा सर्किट जिसमें कई सारी ब्रांचेस एक दूसरे से जटिल रूप से व्यवस्थित हों, ठीक है ना। इस तरह का कोई भी एक सर्किट जो बनेगा इसको सिंपली हम नेटवर्क बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस आके एक दूसरे से मिल रही होती हैं। कोई सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, कोई पैरेलल में लगा हुआ है, ये सब मिल मिला के एक जो सर्किट तैयार होता है उसको नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सिंपली अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जटिल जो परिपथ होता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है। ऐसे ही लास्ट में एक डेफिनेशन अपन और डिस्कस करेंगे, लूप। लूप, ठीक है ना, हिंदी में आप इसको पास बोलेंगे, पास। लूप का मतलब होता है सर्किट का कोई भी एक बंद पथ, एक बंद रास्ता है। जैसे कि ये वाला जो भाग है ये, इसको हम सर्किट का एक लूप बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें और बंद पथ पे चलते हुए उसी पॉइंट पर वापस लौट आएँ, तो ये एक लूप हो गया, एक पथ हो गया, बंद पथ, एक पास है। ऐसे ही एक लूप इस सर्किट में ये भी है, एक और लूप है इसमें ये वाला, ठीक है ना, ये भी एक बंद पथ बन रहा है ये, तो इनको हम बोलते हैं लूप। ये तो हो गई कुछ टर्मिनोलॉजी। अब वापस लौट के आ जाते हैं अपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर। तो किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि सर्किट के किसी भी जंक्शन पर, परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी कोई भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा 0 होगा। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, बीजगणितीय योग से मतलब कि हम जिन करंट्स को, जिन धाराओं को जोड़ रहे हैं उन सबको साइन के साथ में, चिन्ह के साथ में जोड़ेंगे, कौन सा करंट नेगेटिव है और कौन सी धारा पॉजिटिव है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब का हम सम करेंगे तो आंसर अपना 0 होता है। ऐसा बताया किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ में। जैसे सपोज करिए कोई भी एक नेटवर्क है, कोई भी एक जटिल परिपथ है, ये उसकी एक ब्रांच है, ठीक है, ये उसकी दूसरी ब्रांच है, ये उस सर्किट की हो सकता है तीसरी ब्रांच है,
एक ब्रांच ये भी है उसी सर्किट की, मान लो एक और ब्रांच है उसमें, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। ये वाली ब्रांच में इधर जो करंट आ रहा है वो मैं मान के चल रहा हूँ 2 एम्पियर करंट उधर से इधर आ रहा है इस वाली ब्रांच में, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें मान के चलिए 3 एम्पियर करंट निकल के जा रहा है ऐसे करके, ये जंक्शन है इन सब का, संधि है। ये वाले में आप मान लें 4 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, ये इसमें मान के चलिए 1 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, ऐसे ही इसमें मान लो इधर जो करंट निकल के जा रहा है वो 5 एम्पियर जा रहा है। तो अगर यहाँ इस जंक्शन पर, इस संधि पर हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक जो बीजगणितीय सम होगा वो हमेशा 0 होता है। अब बात ये आ जाती है कि जब हम इन करंट्स को बीजगणितीय विधि से जोड़ेंगे तो हमें ये पहले ध्यान रखना होगा कि इनमें से कौन सी धारा, कौन सा करंट जो है नेगेटिव रहेगा और कौन सा पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए एक चिन्ह परिपाटी फिर डिफाइन करी गई, ठीक है ना, एक साइन कन्वेक्शन दिया गया कि इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन सा करंट नेगेटिव मानना है, कौन सा करंट पॉजिटिव मानना है। तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो धाराएं, जो करंट्स संधि की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना, जो धाराएं जंक्शन की तरफ आ रही हैं उन्हें हमें धनात्मक मानना है, पॉजिटिव मानना है। और जो संधि से दूर जा रही हैं, जैसे कि ये वाली करंट है दूर जा रही है, उसको हमें हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। वापस ध्यान दें, जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो जंक्शन से बाहर दूर जा रही है उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे। तो जैसे ये जंक्शन की तरफ आ रही है पॉजिटिव, ये दूर जा रही है नेगेटिव, ये भी दूर जा रही है नेगेटिव, ये जंक्शन की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव मानेंगे, ये वाली आ रही है मतलब जा रही है तो इसको भी हम नेगेटिव मान के चलेंगे। तो जो दूर जा रही होंगी वो सब नेगेटिव और जो आ रही होंगी उन सबको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैंने आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये वाला जो करंट है वो I1, ये I2, I3, I4, I5। अब इनमें से कौन कौन से करंट पॉजिटिव होंगे? तो एक I1 पॉजिटिव है, आ रहा है संधि की तरफ, I4 भी पॉजिटिव है और ये तीनों ही दूर जा रहे हैं तो ये तीनों नेगेटिव। अब यहाँ अप्लाई करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। तो समेसन, सबका जो सम होगा बीजगणितीय सम सबका 0 होना चाहिए। तो I1 पॉजिटिव, ठीक है, I2 नेगेटिव तो माइनस I2, I3 नेगेटिव तो माइनस I3, I4 पॉजिटिव तो प्लस I4, I5 नेगेटिव तो माइनस का I5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं माइनस माइनस वाले टर्म सब उधर लेके जाऊँ तो इधर बचेगा I1 प्लस I4 और उधर होगा I2 प्लस I3 प्लस I5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, I1 और I4 पर अगर आप ध्यान दें तो ये वो वाले करंट्स हैं जो संधि की तरफ आ रहे हैं। I2, I3 और I5 ये तीनों वो वाले करंट हैं जो संधि से दूर जा रहे हैं। तो जो नियम अभी ऐसे बोला था ना किरचॉफ का फर्स्ट नियम के संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, इस नियम को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे मतलब हम इस नियम को ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, ऐसे भी कहा जा सकता है इस नियम को। बस परिपाटी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि कौन से करंट को नेगेटिव और कौन से करंट को आपको पॉजिटिव मानना है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो कौन से संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जैसे अलग अलग प्रकार के जो कंजर्वेशन लॉ होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हो गया, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यानी संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, ठीक है ना, यानी चार्ज का कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, केवल एक बॉडी से, एक पदार्थ से दूसरी बॉडी या दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का जो नेट चार्ज, जो परिणामी आवेश है वो 0 है, लेकिन वो डिवाइड होकर किसी पे नेगेटिव हो जाता है, किसी पे पॉजिटिव हो जाता है। ना तो आवेश उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अब एक बार यहाँ देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो कौन से सिद्धांत पर, कौन से कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है। तो आप ज़रा ऐसे समझें जैसे
यहाँ हमने ये बोला है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं किसके बराबर होती हैं? संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। संधि की तरफ आने वाली धाराएं, इसका मतलब संधि की तरफ आने वाला आवेश, अगर मैं धनावेश बोल के चलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि संधि की तरफ जितना टोटल आवेश आ रहा है उतना ही संधि से दूर की तरफ बाहर जा रहा है। यानी कि संधि पर आकर आवेश ना तो नष्ट हो रहा है और ना ही संधि पर उत्पन्न होकर बाहर जा रहा है। जितना आवेश आता है वही इन 3 रास्तों में डिवाइड होकर बाहर की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आवेश, यहाँ चार्ज जो है वो कंजर्व है, संरक्षित है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है, यानी कि वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एक एग्जाम्पल और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये किसी सर्किट का एक जंक्शन है, ठीक है ना, एक ब्रांच ये आ रही है, मान लो इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि संधि की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। एक ब्रांच ये है, इसमें आप मान के चलेंगे जैसे 2 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, ऐसे ही यहाँ से एक वायर आ रहा है और यहाँ से एक ब्रांच जा रही है ऐसे करके, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, और एक ब्रांच यहाँ से 4 एम्पियर, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाली सभी धाराएं और ये जो है वो जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं हैं। इसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करें। सपोज करिए यहाँ से एक ब्रांच ऐसे करके, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, एक तो हमें ये जानना है, और साथ ही साथ एक बात और बतानी है कि जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं अपनी तरफ से ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस वाली ब्रांच में आई करंट फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमें नहीं पता, हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा मान लेते हैं कि वो संधि की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, जंक्शन की तरफ जा रहा है। अब वो वास्तव में इधर ही जा रहा है या इधर जा रहा है वो भी हमें नहीं पता, वो बाद में पता चलेगा। अब इस सर्किट में लगाते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो देखें सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो 0 है। तो आप सारी धाराओं को लेके चलें। 3 एम्पियर जो करंट है वो संधि की तरफ आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। 2 एम्पियर करंट जो है वो संधि की तरफ आ रहा है इसलिए पॉजिटिव। 4 एम्पियर करंट संधि से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव। 5 एम्पियर करंट संधि से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव। आई करंट हमने मान रखा है संधि की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और सबका टोटल कितना 0। यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो ये 5, ये -5 0, 4 बचेगा माइनस का, उधर ले जाएंगे प्लस का, तो आई की वैल्यू आई कितनी 4। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 4 आने का मतलब ये हो गया कि इस भुजा में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। किधर फ्लो हो रहा है? संधि की तरफ। अगर ये वैल्यू बाई चांस नेगेटिव आई होती किसी तरीके से, जैसे ये आई होती -4, तो हम ये कहते हैं कि हमने जो डायरेक्शन मान के चली है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इतना करंट 4 एम्पियर का, ठीक है ना। ये सारी बातें तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की हो गई। अब अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार किरचॉफ सेकंड लॉ पर। किरचॉफ सेकंड लॉ को कई बार हम किरचॉफ लूप लॉ भी बोल देते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं KVL से। अब किरचॉफ ने सेकंड लॉ में ये बताया कि कोई भी सर्किट के किसी बंद लूप में सभी पोटेंशियल ड्रॉप और सभी EMF का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में, ध्यान रहे ये नियम केवल और केवल बंद लूप में ही लागू होगा। तो किसी भी सर्किट के किसी बंद लूप में सभी विभव पतनों और सभी विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होगा वो हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। ये सेकंड लॉ में किरचॉफ ने बताया। देखो ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारे पास में ये एक सर्किट है जिसमें ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, मान लो एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कोई R' है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ एक सेल लगा हुआ है, ये इस सेल का जो EMF है वो हम मान के चल रहे हैं E। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है कोई क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में, सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं बताया जा रहा है ना, तो हमें उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 मान के चलना है, नेगलेक्ट करना है।
और अगर आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल का हमने 0 मान लिया है तो उसका जो ईएमएफ है सेल का, फिर वही टर्मिनल वोल्टेज का काम करेगा, क्योंकि जब आंतरिक प्रतिरोध ही 0 है तो सेल के ईएमएफ का कोई भी हिस्सा सेल के अंदर खर्च नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा ईएमएफ ही बाहर काम कर रहा है, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, एक रिलेशन निकाला हमने टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में, E माइनस आई आर। अब आर की वैल्यू 0 है तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो V इज इक्वल्स टू E। तो ध्यान रहे, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में स्पेशली किसी रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं बताया गया किसी भी सेल के लिए, तो हमें हमेशा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मानना है, तब ये जो ईएमएफ होता है सेल का वही टर्मिनल वोल्टेज का काम करने लग जाता है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा तो फिर उसकी कोई ना कोई वैल्यू बताई जाएगी आपको। अब बात कर लेते हैं ये विभव पतन का मतलब क्या है। विभव पतन का मतलब ये होगा कि कोई भी प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित करवाने के लिए इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, यानी सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सेल की जो टर्मिनल वोल्टता थी उसका कितना हिस्सा तो यहाँ खर्च हुआ है धारा को प्रवाहित करवाने के लिए, और कितना हिस्सा दूसरे प्रतिरोध पे खर्च हो रहा है, कितना तीसरे पे खर्च हो रहा है। तो जितना भी इनका खर्च यहाँ विभवांतर होता है उसी को हम बोलते हैं कि इतना विभव पतन हो गया। अब किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन निकालते कैसे हैं, तो ओम के नियम से निकालते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। यही बताएगा कि दोनों सिरों के प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है कितना। अब मान के चलो कि इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ विभव पतन कितना होगा, धारा I है और प्रतिरोध भी R है, तो यहाँ विभव पतन हो गया IR इस प्रतिरोध पर। और इस प्रतिरोध पर विभव पतन कितना होगा, तो धारा तो पूरे ही सर्किट में I फ्लो हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस R की जगह R डैश है, तो यहाँ फ्लो होगा I R डैश। अब ये नियम क्या कहता है कि कोई भी सर्किट के बंद लूप में सभी विभव पतनों का बीजगणितीय योग और सभी विद्युत वाहक बलों का, हो सकता है एक से ज़्यादा सेल लगे हों परिपथ में, उन सभी के विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है, जो एल्जेब्रिक सम है, वो हमेशा 0 होगा। जैसे विभव पतन यानी कि आई आर, इन सब का बीजगणितीय योग यानी कि समेशन आई आर। ऐसे ही जितने भी सेल होंगे उन सब का विद्युत वाहक बल यानी कि E, और इन सब का बीजगणितीय योग यानी कि समेशन E। इन सब का जो टोटल होता है वो 0 होता है, यानी सभी विभव पतनों का बीजगणितीय योग और सभी विद्युत वाहक बलों का कुल बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। इसे हम बोलेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ। अच्छा, बात जब एल्जेब्रिक सम की, बीजगणितीय योग की आती है तो प्रश्न ये उठता है कि कब हम विभवांतर को या विभव पतन को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अब चिन्ह आएगा सामने, और कब हम विभव पतन को नेगेटिव लेंगे। ऐसे कब विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेना है और कब विद्युत वाहक बल को नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए फिर एक चिन्ह परिपाटी डिफाइन करी गई जो आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, और वो परिपाटी ये बताती है कि किसी भी लूप में आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दें, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एक पॉइंट से चल के और वापस वहीं पे आना है, तब जाके बंद लूप कंप्लीट होगा। अगर मैं लूप में धारा की दिशा में चल रहा हूँ, जैसे लूप में करंट फ्लो हो रहा है वैसे ही अगर हम भी चल रहे हैं, तब जितने भी विभव पतन होंगे उन सबको हमें पॉजिटिव लेना है। और अगर हम करंट की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तब जितने भी विभव पतन होंगे उन सबको हम नेगेटिव लेंगे। दूसरी बात, किसी सेल के अंदर, जैसे मैं सेल को यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ, किसी सेल के अंदर अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, जैसे इसमें यूँ घूमते घूमते यूँ आ रहा हूँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें ईएमएफ लेना है नेगेटिव। और अगर हम किसी सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें ईएमएफ जो है वो लेना है पॉजिटिव। दोबारा से चिन्ह परिपाटी को सुन लें कि अगर किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तब जितने भी विभव पतन होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तब जितने भी विभव पतन आएंगे मार्ग में वो सब नेगेटिव होंगे। ऐसे ही अगर चलते हुए किसी सेल के अंदर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को नेगेटिव मानना है हमें, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को हमें पॉजिटिव लेके चलना है। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये नियम थोड़ा अलग रूप में लिखा हुआ मिल सकता है
और उसके आधार पर चिन्ह परिपाटी में भी थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ किताबें हैं जो ये बताती हैं कि किसी भी बंद लूप के सभी विभव पतनों का बीजगणितीय योग उसके सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी समेशन आई आर बराबर समेशन ई। कुछ बुक्स में सेकंड लॉ इस तरह से मिलेगा आपको, ये भी सही है, लेकिन इसके लिए चिन्ह परिपाटी में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। और वो वेरिएशन ये होगा कि जब आप सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होगे तो ईएमएफ लेना है आपको पॉजिटिव, यानी उल्टा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो आपको लेके चलना है नेगेटिव, केवल इतना चेंज। लेकिन अच्छा होगा कि आप इनमें से किसी एक तरीके को, एक लॉ को पढ़ के चलें। ऐसा ना हो कि मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप पढ़ रहे हैं, अलग बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा फिर, क्योंकि दोनों के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, जो साइन कन्वेक्शन है, वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो या तो आप इसको पढ़ के चलेंगे तो चिन्ह परिपाटी उल्टी रहेगी, और जैसा मैंने बताया अगर हम ये बोल रहे हैं कि सभी विभव पतन और सभी ईएमएफ का टोटल जो होगा, अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, उसके लिए परिपाटी क्या रहेगी कि धारा की दिशा में चलेंगे तो विभव पतन पॉजिटिव, उल्टे चलेंगे तो नेगेटिव, सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये इसके लिए चिन्ह परिपाटी है। अब आप जरा ये देख लें कि किरचॉफ सेकंड लॉ को किसी भी सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं, या किरचॉफ सेकंड लॉ से कोई भी हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल सर्किट दे रखा है तो हम कैसे उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या कैसे हम उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो तुल्य प्रतिरोध है, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सर्किट यहाँ लेके चल रहा हूँ कुछ इस तरह से, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, मान लें R1, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है R2, एक रेजिस्टेंस ये है R3, और ये R4। इसमें जगह जगह सेल भी लगे होंगे, जैसे मान लें एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है, और एक सेल मान लो इधर लगा हुआ है, ऐसे करके। ये वाले सेल का ईएमएफ है E1 और ये वाले सेल का जो ईएमएफ है वो E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं चल रही है, इसका मतलब वो हमने 0 मान रखा है या ना के बराबर है। ठीक है ना। अब इस सर्किट में कैसे हम किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे वो एक समझने वाली बात है, और इसी मेथड का बहुत ज़्यादा यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। इसको मैं थोड़ा सा नाम और दे देता हूँ, ये ABCDEF, ठीक है ना। कितने लूप दिख रहे हैं आपको इसमें, तो आप इसमें 3 लूप क्लियरली देख पा रहे होंगे। जैसे एक बंद लूप ये हो गया, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे खुला हुआ, ये तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, बाकी ये बंद लूप है पूरा। दूसरा ये बंद लूप हो गया, और तीसरा ये बाहर वाला, ऐसे करके इसमें 3 बंद लूप हैं। इसका मतलब मैं इनमें अगर किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करूँगा तीनों लूपों में, तो मुझे 3 समीकरण, 3 इक्वेशन मिल सकते हैं, और उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू हमसे पूछी गई होगी करंट की या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बस आप एक बार समझ लें कैसे अप्लाई करते हैं। मान लो मैं पहले किरचॉफ सेकंड लॉ इस बंद लूप में अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाले में, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस लूप के किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। आप चाहो तो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, बीच में से कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो। आप चाहो तो क्लॉकवाइज घूमो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। तो मान के चलें जैसे मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, यूँ करके घूमेंगे इसमें। आप चाहो तो ऐसे घूम सकते हो। अब एक बार इस सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और देख लें कि धारा कौन कौन सी भुजा में कैसे कैसे प्रवाहित होगी। अगर पहले से ही क्वेश्चन में कोई करंट नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि बैटरी, इस वाली बैटरी या इस वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 धारा निकली है, ठीक है ना। अब वो I1 धारा ऐसे करते करते यूँ करके चली आ रही है। जैसे ही I1 धारा पॉइंट C पर पहुँचती है, अब उसके सामने ये 2 रास्ते हैं, ठीक है ना। I1 का एक हिस्सा इधर जाएगा और दूसरा हिस्सा इधर आएगा। अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये I1 का एक हिस्सा है इधर चला गया जो कि I2 है, यानी I1 के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये था I2 जो इधर आया,
तो ये दूसरा टुकड़ा कितना बचा, अरे I1 में से अगर I2 धारा इधर आ गई है तो ये बची हुई धारा इधर आई होगी, जो कितनी होगी I1 माइनस I2। अब ये देखें I1 माइनस I2 धारा इस शाखा में, इस ब्रांच में आ रही है, तो सेल में जितनी धारा आती है उतनी धारा सेल से बाहर जाती है। इसका मतलब इधर से कितनी धारा ये जा रही होगी इस सर्किट में, I1 माइनस I2, क्योंकि जितनी जाएगी उतनी आएगी, तो जितनी आ रही है उतनी जा रही है I1 माइनस I2। अब ये I1 माइनस I2 धारा यहाँ पहुँची और उधर से I2 आ रही है, दोनों मिलेंगी, यानी ये वाली और ये वाला करंट जब दोनों मिलेंगे तो फिर से कितना बन जाएगा, I1। ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप इस तरह से धाराओं को डिस्ट्रीब्यूट करें तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम धाराओं की संख्या कम से कम रखेंगे, जो चर हैं, जो वेरिएबल हैं, उनको हम कम से कम संख्या में रखेंगे। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी था कि I1 का एक टुकड़ा I2 इधर गया, इस वाली धारा को मैं I3 बोल देता। इसका मतलब तीसरी एक नई धारा और आ गई है, उसकी वैल्यू और निकालने के लिए हमें और ज़्यादा इक्वेशन बढ़ाने पड़ते, तो कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ती, जिसमें गलती होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करंट को किसी भी सर्किट में, ताकि करंट जो वेरिएबल होंगे, करंट के जो चर होंगे, वो कम से कम संख्या में आए। जैसे दो ही चर आ रहे हैं हमारे पास, I1 और I2, और जितने चर होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें उतने इक्वेशन समीकरण बनाने पड़ते हैं। तो मैंने तो करंट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सर्किट में, आप चाहो तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक और तरीका हम देख लेते हैं। जैसे मान लो सेल से I1 धारा निकली ये वाले से, और ये वाले सेल से मैं मान के चल रहा हूँ I2 धारा निकली है इस तरफ, ठीक है ना। ये I1 धारा यहाँ आएगी, ये I2 धारा यहाँ आएगी। अब ये I2 धारा जब यहाँ पहुँचेगी तो फिर इसको दो मार्ग मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। अब I2 धारा का एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया और एक हिस्सा इधर गया। आप मुझे बताएं I2 धारा का ये वाला भाग कितना होगा। हमें एक चीज़ पता है कि सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी ही लौट के आती है, तो I1 अगर इस सेल से करंट गया था तो I1 ही लौट के आएगा। इसका मतलब ये जो धारा यहाँ पे I2 आई थी उसका I1 हिस्सा यहाँ चला गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, I2 माइनस I1। ये I2 माइनस I1 यहाँ पहुँचा और उधर से कितना करंट आ रहा है, I1, ठीक है ना। इस पूरी भुजा में I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये और ये दोनों करंट यहाँ पर मिलेंगे और आपस कितना मिलके कितना बना देंगे, I2। तो I2 धारा इस पर वापस आ गई, I2 इसमें से गई थी। आप चाहो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो करंट को। अब हम इसके ये वाले लूप में या ये वाले लूप में या बाहर वाले किसी भी लूप में आप किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। कैसे करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई, वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। मान लो मैं इस सर्किट में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाले सर्किट में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बंद लूप के किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से या बीच में से कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो क्लॉकवाइज घूम सकते हो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, इस तरह से, ठीक है ना। वो अपनी श्रद्धा है, आप कैसे घूमने चाह रहे हो। तो मान के चलो मैं इस पॉइंट F से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यूँ ऐसे करके घूम रहे हैं हम चाहें तो ऐसे भी घूम सकते थे। तो जब मैं यहाँ से ऐसे करके चलना स्टार्ट करूँगा तो देखो सबसे पहले मुझे सेल मिला है, सेल और प्रतिरोध के अलावा सर्किट में और कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले ये सेल मिला। अब हम सेल के अंदर चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और अभी हमने परिपाटी में बात करी थी कि जब सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो जो विद्युत वाहक बल, जो EMF है, वो नेगेटिव रहेगा। यानी इस सेल का जो EMF है E1 वो नेगेटिव, ठीक है ना। अब आगे चले, अब हमें ये रेजिस्टेंस मिल गया, इसके सिरों पर विभव पतन कितना होगा, तो करंट कितना है I1, प्रतिरोध कितना है R1, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, तो I1 R1 ये इसका विभव पतन है, I1 R1। चिन्ह कैसा आएगा, माइनस या प्लस। तो ये देखें हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन में चलते हुए विभव पतन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि सेल के लिए चिन्ह परिपाटी ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो EMF नेगेटिव रहेगा, जैसे कि ये। और विभव पतन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है कि आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव रहेगा विभव पतन, विपरीत चलोगे तो नेगेटिव। तो अभी तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ जो विभव पतन है I1 R1 वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। आगे चलें, अब आपके सामने ये रेजिस्टेंस आ रहा है R2,
इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इसमें विभव पतन कितना हो गया V इज इक्वल टू IR, तो I1R2 और साइन कैसा आएगा माइनस या प्लस, तो अभी भी करंट की डायरेक्शन में ही हो तो प्लस, ठीक है ना, हमें लौट के यहीं आना है। फिर इधर चलेंगे तो अब फिर से ये मिला R3, ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये जा रहा है यूँ करके I2 माइनस I1, तो क्या विभव पतन होगा I2 माइनस I1 इंटू R3, V इज इक्वल टू IR। चिन्ह कैसा आएगा, तो अब की बार जो चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा, क्योंकि हम उधर से आ रहे हैं और करंट ये जा रहा है, तो माइनस वापस आ गए यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बराबर जीरो, यानी सभी विभव पतनों और सभी विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो हो गया जीरो। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ईजी कर सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस से गुणा करते जाऊँ तो E1 माइनस I1R1 माइनस I1R2, ये प्लस हो गया I2 इंटू R3 माइनस I1R3 इक्वल्स टू जीरो। आप चाहो तो इनमें से और इनमें से I1 कॉमन ले सकते हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 माइनस I1 कॉमन ले लिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस ये बचा I2 R3 बराबर जीरो। और चाहो तो अपन E1 को ऐसे मतलब इस लाइन को अपन ऐसे लिख सकते हैं I1 R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू E1। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया एक लूप की हेल्प से। एक लूप में हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, हमें एक समीकरण ये मिल गया, ठीक है ना। इसमें भी लगा लेते हैं, चलो एक और समझ लेते हैं। इसमें भी किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो आप। सपोज करो मैं अब के बाद इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ, डी से, और हो सकता है आपके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें हम, चाहो तो क्लॉकवाइज चल सकते हो। डी से चलना स्टार्ट करेंगे, यूँ करके घूमते हुए वापस डी पे आएंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, हमें सबसे पहले ये रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसमें इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ विभव पतन कितना होगा I2 माइनस I1 इंटू R3, माइनस या प्लस, तो करंट यूँ जा रही है, आप ऐसे चल के आ रहे हो तो माइनस, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको सेल मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं सेल में, तो इसीलिए इसका जो EMF आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर उसे के बाद में हमें ये मिला R4 जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, ये I2 आ रहा है पीछे से, तो विभव पतन कितना हुआ I2 R4, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम तो ऐसे जा रहे हैं और करंट यूँ आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव, इक्वल्स टू जीरो। इसे थोड़ा हल्का कर लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई और R3 का करते चलेंगे, तो माइनस I2 R3 प्लस I1 R3 प्लस E2 माइनस I2 R4 इक्वल्स टू जीरो। इसमें से और इसमें से I2 माइनस I2 कॉमन ले सकते हैं, तो I1 R3 माइनस I2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा R3 R4, ठीक है। और E2 को उधर ले जाऊं तो माइनस का E2, ये मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब आप ज़रा सोचें कि हमें अगर R1 R2 R3 R4 इन सब की वैल्यू दे रखी हो, और दोनों सेलों के EMF यानी कि E1 और E2 की वैल्यू हमें अगर दे रखी हैं, तो इन दोनों से सॉल्व करके हम I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम किसी भी ब्रांच में जो भी हमसे पूछा जाए कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या है, तो I1 I2 की वैल्यू जब मिल जाएंगे तो बता सकते हैं, इसमें क्या है तो बता सकते हैं। अब सोचो अगर मैंने करंट के 2 के बजाय 3 वेरिएबल कर रखे होते, यानी I3 और कर रखे होते, तो फिर मुझे सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन बनाने पड़ते, यानी एक लूप में और लगाना पड़ता, फिर तीनों को सॉल्व करते, तब जाके आपको 3 वैल्यू मिलती। जाहिर सी बात है कैलकुलेशन को बढ़ाने के बजाय हमें कम करना है, और वो वैल्यू कम तब होगी जब हम कम से कम वेरिएबल रखेंगे करंट के। तो जितना पॉसिबल हो सके उतनी कम से कम धाराएं रखें, ठीक है ना। एक धारा जब जा रही है तो उसके बाद में बची हुई जो है वो लिखें आप I2 माइनस I1। ऐसा ना कहें कि I2 में से एक हिस्सा ये निकल गया तो ये बच गया I3 की भी वैल्यू भी इतनी होगी, लेकिन इक्वेशन नहीं बढ़ानी है आपको आगे,
ठीक है ना। दूसरी बात ये याद रखनी है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जब भी आपको कोई सर्किट दे रखा है और जब भी आप उसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम ऐसे लूप लेके चलने, जैसे यहाँ तो आप देख रहे हैं प्रत्येक लूप में एक एक सेल मिल रहा है, इस लूप में भी एक सेल था, ये वाले लूप में भी सेल लगा हुआ था, इसमें दोनों सेल आ जाएंगे। लेकिन कोई सर्किट ऐसा भी हो सकता है जिसमें लूप तो है लेकिन उसमें सेल नहीं है, तो हमें उस लूप को प्रेफरेंस देनी है जिसमें सेल लगे हों, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ आप उस लूप में लगाओ जहाँ तक कोशिश करो जिसमें पहले से सेल लगे हुए हों, ताकि कैलकुलेशन में आसानी से वैल्यू निकल के आ सके। तो ये बातें हो गई किरचॉफ सेकंड लॉ की। हम इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी पे बात कर चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि कोई भी सर्किट में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। साइन कन्वेक्शन को मैं एक बार फिर समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी बंद लूप में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे उन सबको आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे उन सबको आप नेगेटिव लेके चलेंगे। अगर मैं सेल के अंदर जा रहा हूँ, सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो हमें EMF नेगेटिव लेना है, और अगर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो EMF है वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। अब लास्ट में एक छोटी सी बात यह है कि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है कौन से संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, चार्ज का कंजर्वेशन हो गया, मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया। तो आप इसको देखो ऐसे समझो, ये वाला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो समीकरण है, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, समेसन IR इज इक्वल टू समेसन E। उसके लिए परिपाटी में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि समेसन E की वैल्यू किसके बराबर होती है, समेसन IR के। समेसन E क्या है, जितने भी सेल हैं उन सब का EMF, और EMF क्या है, एकांक आवेश को पूरे सर्किट में घुमाने में किया गया कार्य, या इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि सेल के द्वारा दी जाने वाली, सर्किट को दी जाने वाली एनर्जी है समेसन E। और ये समेसन IR क्या है, ये समेसन IR वो है कि जो सेलों ने एनर्जी दी थी उनका कितना कितना खर्चा किस किस प्रतिरोध पर आया है, उन सब का टोटल है। कहने का मतलब सेल जितनी एनर्जी खर्च कर रहा है वो सारी की सारी एनर्जी किसके बराबर होती है, जितने भी प्रतिरोधों को एनर्जी मिली है वहाँ पे जितनी भी मिल रही है उन सब के टोटल के बराबर होती है। कहने का मतलब कि सर्किट को सेल जितनी एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी ना तो नष्ट हो रही है और ना कोई नई एनर्जी सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो रही है ना नष्ट हो रही है। जितनी सेल ऊर्जा दे रहे हैं वो कहीं न कहीं पर यूज हो रही है, कहीं न कहीं किसी न किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कराने में यूज हो रही है। इसका मतलब ऊर्जा ना नष्ट हुई है ना उत्पन्न हो रही है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित है। और अगर एनर्जी कंजर्व्ड है यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है।